दिल वजों जाने जाते शहर लुधियाना और लुधियाना दे सनतकार व्यापारी भरा जिहड़े लखां चुल्हियां दे विच हर रोज अग बालदे ने, अज इत्थे व्यापार सनतकार ते सरकार मिलनी दे विच तुहाडा स्वागत है। मेरे अज दे मुख मेहमान श्री अरविंद केजरीवाल एक इहो जिहे नेता जिन्हां ने देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदल के रख दी। रामलीला ग्राउंड चो एक काफिला चलिया जिहड़ा 10 सालां च अज एक बहुत वड्डी पार्टी दे नैशनल पार्टी के रूप दे विच स्थापित हो चुके हैं। श्री अरविंद केजरीवाल साहब मेरे कैबिनेट के साथी बलकार सिंह जी साडे राज्य सभा के बहुत ही एक्टिव मैंबर ते सिक्ख्या के खेत्र च जिन्हां दा बहुत वड्डा नाम है। लवली यूनिवर्सिटी जलंधर के CEO ने ओनर ने श्री अशोक मित्तल जी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी टू CM पंजाब श्री BK सिंह जी, अनुराग वर्मा जी, कैप सिन्हा जी जिहड़े सारा इंडस्ट्री भी देखते हैं, फाइनांस भी देखते हैं और जो है जिहड़े लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। मेरे सामने मेरे MLA साहबान बैठे ने लुधियाने दे, रायकोट दे, जगराओं दे मैनू नज़र आ रहे हैं सारे। साडे बिजली बोर्ड के CMD श्री बलदेव सरां जी, सैकटरी पावर तेजवीर जी, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना साक्षी जी, SSP साहब CP कुलदीप जी, मेरे सारे अफसर उंगलों ते इदां सारे दे नाम याद ने। यंग डायनेमिक टीम असी लाई हुई है तुहाडी सेवा वास्ते, तो सब तो वध धन्नवाद तुहाडा, तुसीं चल के आए हो। सारिआं नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आम तौर पर असी सच बोलते हैं। अज तो 2-3 महीने पहला भी इत्थे फंक्शन किया सी, तो मैं तुहानूं कहा सीगा कि असीं अज यह प्रोग्राम वोटां लैण वास्ते नहीं आए, पर अज मैं तुहानूं एक पहले ही कह देना, असीं वोटां लैण वास्ते आए। सच बोलते हैं असीं, क्योंकि उस वेले नहीं आए सी, उस वेले कोई पता नहीं सी की होऊगा किवें होऊगा। हुण जदों देश इलैक्शन मोड च जा रहा है तो एक पोलीटिकल पार्टी के प्रधान होने के नाते, प्रधान भी हाँ पंजाब का मैं, तो मेरे नैशनल प्रधान के मौजूदगी च, तो फिर मैं तुहानूं दस दिना कि वोटां कादे वास्ते लैण आए हैं। वोटां असीं अपणियां कुर्सियां वास्ते लैण नहीं आए। असीं कोई वो वोटां अपने पुत्त पोतियां नूं रेते दीयां खड्डां दवाउण वास्ते वोटां मंगण नहीं आए। असीं कोई ट्रांसपोर्टां च हिस्सा पाउण नूं वोटां मंगण नहीं आए। असीं कोई ब्रैड की कंपनी नाल 1 रुपया साझा करन नहीं आए भी वोटां दे दो। असीं कोई हवेलियां नहीं दबण वास्ते वोटां मंगण आए। असीं कोई सिसमा महल बनाउण वास्ते वोटां मंगण नहीं आए। असीं वोटां तुहाडे बच्चों वास्ते मंगण आए हां। एक बारी नैशनल लेवल की शक्ति साडे हत्थ दे दोगे, तुहाडे बच्चों के हत्थ होर मजबूत कर देंगे, तुहाडा फ्यूचर होर असीं महफूज कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके की सरकारां चल रही हैं काम नहीं करन देंदे, खास तौर पर नॉन BJP गवर्नमेंट जिहड़ी स्टेट्स ने, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, दिल्ली ते पंजाब। मैनू नहीं समझ लगती कि साडे फैडरल गवर्नमेंट जिहड़ी है, प्रधानमंत्री सब दा सांझा हुंदा है। प्रधानमंत्री किसी
एक थां दा नहीं हुंदा, एक खित्ते दा नहीं हुंदा, सारे देश दा हुंदा। पता नहीं उन्हें 4-5 स्टेटां ते लाल लकीर क्यों मार रखी है कि इन्हां नूं कुछ नहीं करन देना। कि इत्थे लोग नहीं रहिंदे? कि इत्थों दे लोग देश दे रखवाले नहीं हैगे? कि इत्थों दे लोग देश भगत नहीं हैगे? कि इत्थों दे लोग टैक्स नहीं दिंदे? लकीर मार रखी है बस। गलत गल है। इस तरह का देश दे ही देश नाल वितकरा चंगा नहीं। अंग्रेज आए सी, लुट के लै गए, वो तो लुट्टण ही आए सी। पर दुख इस गल दे साडे अपने सानू ही लुट्टी जांदे, साडा ही पैसा रोकी बैठे। 8,000 करोड़ रुपया सेंटर गवर्नमेंट रोकी बैठी है पंजाब दा। जो 8,000 करोड़ रुपया मेरे को कल नूं आ जाए, किन्ने ज्यादा हस्पताल बना दूंगा मैं, किन्नियां ज्यादा दवाइयां फ्री कर दूंगा, किन्ने ज्यादा स्कूल ऑफ एमिनेंस बन जाएंगे, किन्ने फोकल पॉइंट बनणगे, किन्ने SCZ बना दूंगा, किन्ना मैं पैसा जिहड़ा इंडस्ट्री ते होर ला दूंगा जे दे देण। पर इस गल की सजा कि तुसीं किसी होर नूं वोटां पाउने हो। इहदा इक्को ही तरीका, मैं बथेरा गया नीति योग वगैरह च कि मेरे पैसे, वो मैनूं एक नीति योग दा अफसर कहंदा जी इत्थों नहीं मिलने, मੱਝ मूरे बीन बजाउण दा कोई फायदा नहीं। मैं कहा फिर कित्थों मिलने यार? कहंदा पंजाब दे लोकां कोले जाओ। मैं कहा लोकां कोल तां आया, पंजाब दे लोकां ने तां करता काम। 117 चों 92 देतियां। कहंदा ना एक झट होर मार लो। मैं किवें? कहना 13 ਦੀਆਂ 13 लै आओ, 10 थोड़े राज सभा च पहले ही ने, 5-7 ऐतकी दिल्ली तो आउणगे, कुरुक्षेत्रा भी अपने कोले आ गई, 2 गुजरात चों आउणगे, थोड़ा टप जाना अंकड़ा 25-30 लै। कहंदा 1 रुपया रोक के दिखा देण। फिर बहुत वड्डी गल है जो सेंटर गवर्नमेंट नूं 25-30 इहो जिहे टक्कर जाण ਜਿਹੜੇ वोकल ने, ਜਿਹੜੇ हक मंगना जानते हैं। पंजाबी तो हक मंगना जानते हैं आप, पता जे नहीं मंगिया तो नहीं मिलते, फिर खोना भी जानते आप। सो इस करके मैं तुहाडे कोल आया। बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है तुहाडा, जिन्हों मर्जी चुनो, पर मैं ये गल कहने वास्ते आया कि तुसीं मैनूं तो बहुत मजबूत बना रखा है 92 सीटां दे के, और मैं इसे विश्वास से काम कर सकदा कि सरकार मजबूत है, कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। स्कूल बन रहे ने, मुहल्ला क्लिनिक बन रहे ने, बिजली फ्री हो गई, थर्मल प्लांट खरीद लिया अपने प्राइवेट सैक्टर का, घाटे वाला थर्मल प्लांट सरकार ने खरीद लिया, उहदे नाल इंडस्ट्री नूं बिजली फ्री मैं जिहड़ी है वो सस्ती करूंगा। ये तां कर रहा मैं जे 92 ने शर्त ला लो, जे 65-70 होंदियां ना इन्होंने चलन नहीं देनी सी। आ देख लो नाल दा सूबा अपना हिमाचल तोड़न लगे बस उत्थे। इदों पहला उत्थे मध्य प्रदेश तोड़ी, उदों पहला करनाटका तोड़ी, महाराष्ट्र दी 2 पार्टियां खत्म करतियां, नाले नाम नाले निशान। आपां सुनिया सी भी नामो निशान खत्म हो गया, वो देखो तुसी शिव सेना दा नाले नामो नाले निशान खत्म करते। ये तो 92 करके अपने तो डरते ने भी 92 ने पंजाबी ने उल्टा पहनगे, इस करके कम हो ही जाता है। जे हुण तुसीं 13 मैनूं होर फड़ा दोगे हत्थ च, फिर तो अपने दोने हत्थां च लड्डू हो जाएंगे, बल्कि दोने नहीं फिर तो 14 हत्थां च लड्डू हो जाएंगे। 13 वो हो गए, 14वां मैं हो गया। 14 हत्थां च लड्डू वट के आपां थाल भर देंगे। तो लड्डू काहदे ने? तरक्की दे। लड्डू काहदे ने? सरकारी नौकरियां दे। लड्डू काहदे ने? इन्वेस्टमेंट दे। पंजाब च आप जा रहे हैं कल्ले कल्ले कोले, आहूजा साहब बैठे कल्लियां कोले मैं आप जाना जर्मनी तो लेके इत्थे तक कि आओ यार, आओ पंजाब च आओ यार, मेरे पंजाब च आ जाओ। कोई ऐ जांदा पहला मुख्यमंत्री? पहला वो मुख्यमंत्रियों को आउंदे हुंदे सी, पैसे मंगते सी, वो चले जाते सी वापस। असीं तुहाडे कोले आप आने आ जिहड़ी अज वाला फंक्शन है, ये किहड़ा तुसीं मंगिया सी भी साडीआं समस्यावां बहुत ने, साडे नाल रूबरू कराओ मुख्यमंत्री नूं। दूजी तीजी बार असीं तुहानूं बुलाया, और ज्यादातर बंदे कह रहे जी मंगी कोई है नहीं जी, सारियां तां पूरियां करतियां, हुण की करिए जी। फिर यही चाहुंदा सी मैं पंजाब कि सरकार इन्नी लोकां दे विच बड़ी होवे कि एक अज ही आवाज उठी तो अज ही सुन ली जाए। वो जिवें पहला ज्वाइंट फैमिलियां दा रिवाज सी, बड़े परिवार हुंदे सी, इकट्ठे रहिंदे सी, चाचे ताए चाचियां ताइयां, एक लाणेदार हुंदा सी उन्हां दा। शाम नूं रोटी खाण वेले
ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਚ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ OTS ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਵਾਜੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੂਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ GST ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ GVK ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਸਮੇਤ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਨੀਲੋਂ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅਮਲਤਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਇਧਰ ਅਮਲਤਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਪਛਵਾੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਈਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਲਾਈ ਆਪਾਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਿਚੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਕਾ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਸਰ 1005 ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੇਕ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। 70 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਕਰੋੜ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 2 ਸੀ, 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ 10-10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ
कोला साडे कोल बहुत ज्यादा आ गया। जदों आ पता लग्या कि जीवीके वाले घाटे चल रहे हैं क्योंकि इन्हों कोला महंगा मिलता प्राइवेटां नूं, तो फिर मैं सरां साहब नूं कहा, मैं कहा जी ये सौदा माड़ा नहीं, कोला अपने कोले हैगा ते जे आपां ये खरीद लीए, सानू पता लग्या कि तो बड़े बड़े आ जाणगे इच, तां जे बोली लग गई सरकार उत्थे कित्थे खड़ूगी। असीं कहा भी सरकार नाल तां एग्रीमेंट होया होया पीपीए, ऐ किवें बेच देणगे, साडे नाल तां एग्रीमेंट कर चुके ने, इहनूं भी हुण करिए फिर रौला पाईए, जिवें अपने पंजाब नहीं करते। पंजाब आपां कहने आ जिहड़ा प्लाट जिहड़ा कोई चीज़ विकण नहीं देनी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਊ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। 1080 ਕਰੋੜ ਚ ਲਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਊਗੀ 8 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ रुपया पर मैगावाट। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ रुपया पर मैगावाट ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਫਰਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਘਰੇਲੂ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਤੋਂ ਬਚਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਕੱਢਤਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਪੇਂਟਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੈਚਅਪ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ MSME ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਰੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ MSME ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਪਦੀ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ MSME ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ SSF, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 17 ਤੋਂ 18 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰ ਡੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਜਦੋਂ ਦੀ SSF ਬਣਾਈ ਹੈ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 124 ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤੇ। 204 ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ SSF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 13 ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 17 ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਮੂਰਲਾ ਬੰਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਮਗਰਲਾ ਬੰਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 10 DC ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ 6 SSP ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ SSP 17-18 ਬੈਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਆਓ ਵੀ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਜਾ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਰਿਚੀ ਰਿਚਰਡਸਨ, ਵਿਵੀਅਨ ਰਿਚਰਡਸ, ਗਸ ਲੋਗੀ, ਜੈਫਰੀ ਡੂਜਨ, ਮੈਲਕਮ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਸ਼, ਕੋਟਲੀ ਐਂਬਰੋਜ਼, ਕਾਰਲ ਹੂਪਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਬਾਉਂਸੀ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਚਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲੇਅਰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ 8 ਪਲੇਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ 2-2 3-3, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿੱਤਣ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਚਲ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਜਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੀਤਾ ਵਹੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਬਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਬਜ਼ ਵੱਧ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 72 ਹੈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 72 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ, ਜੇ 10 'ਚ 12 ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਸਖੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
2022 ਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੜਕੀ ਤੜਕੀ ਝਾੜੂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਉ ਮਾਉ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार भगवंत सिंह मान जी, मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरकार, जिन्हां ने अपने विजन तो सानू अवगत कराया। हुण मैं बेनती करांगा, साडे विच अज मुख मेहमान वजों शामिल होए ने साडे बहुत ही गतिशील मुख मंत्री साडे देश दे। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा श्री अरविंद केजरीवाल जी, मानयोग मुख मंत्री दिल्ली, कि वो माइक ते आण ते अपना जो विजन है वो साडे नाल साझा करन। श्री अरविंद केजरीवाल जी, मानयोग मुख मंत्री दिल्ली। मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान जी, हमारे राज्यसभा के मेंबर, यहाँ पे आए हुए हमारे सभी एमएलएज, सभी ऑफिसर्स और लुधियाना के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी और उद्योगपति भाइयों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। उद्योग की और व्यापार की बात शुरू करने के पहले एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम सब लोग लुधियाना में आज एक बहुत ही शानदार स्कूल की शुरुआत हुई है। उसका नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस। सरकारी स्कूल है। मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आप लोगों को भगवान ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, और मैं समझता हूं कि आप में से शायद किसी को भी सरकारी स्कूल में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं जान सकता हूं अगर यहां किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो जरा हाथ खड़ा कर दे। 3 लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहां पे, और लगभग 500-600 लोग, 4-5-6 लोगों के बच्चे। आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। एक मेरी गुजारिश है, आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन करके आए हैं, मेरे कहने से, मेरे रिक्वेस्ट करने पे, अगले हफ्ते 10 दिन में एक बार उस स्कूल का राउंड मार के आ जाना, अंदर से घूम के आ जाना। मैं चैलेंज करता हूं कि आपका बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा अच्छा आज का सरकारी स्कूल है जिसका उद्घाटन किया गया है। इंदिरापुरी में, इंदिरापुरी, वर्धमान के पास। और उसी के सामने हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, उसी के सामने एक प्राइवेट स्कूल है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आज जब उस सरकारी स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे, वहां पे हमने बच्चों से पूछा, कई बच्चे, हम कई क्लासेस के अंदर गए, कई बच्चों से हमने पूछा, हर क्लास में लगभग 30-40% बच्चे प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल है लुधियाना के, उनको छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए हैं। फिर हमने कई सारे पेरेंट्स से बात की। हमने कहा आपने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में क्यों भर्ती कराया? कहते सर, जब ये स्कूल बन के तैयार हुआ, हम एक राउंड मार के गए और हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा सरकारी स्कूल हो सकता है। हमारे बच्चे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे उनसे 10 गुना ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे है। उस सरकारी स्कूल में बास्केटबॉल ग्राउंड है, उस सरकारी स्कूल में हर लैब, हर किस्म की एकदम मॉडर्न लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, शानदार लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब, उसमें स्विमिंग पूल है। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है। मैं जानना चाहता हूं लुधियाना के किस प्राइवेट स्कूल में स्विमिंग पूल है? मुझे तो नहीं लगता किसी भी प्राइवेट स्कूल में सर स्विमिंग पूल। एक राउंड मार के आना आप स्कूल का, और आप अपने बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराना चाहोगे। लेकिन सरकारी स्कूल में अब एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो जमाने गए जब सरकार, हैं जी, सॉरी, कि सरकारी, मैडम कह रही हैं कि पहले हमारे पास मैसेज आते थे कि सरकार हमें फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो। अब हम लोगों के पास कॉल्स आती हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पिछले साल ये जो हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, आज
13 नए स्कूल बनके 13 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। अलग अलग शहरों में 13 स्कूल बने हैं। एक अमृतसर में पहले बन चुका था। 14 स्कूल बनके तैयार हो गए। पिछले साल इन स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में एडमिशन आसानी से नहीं होता। 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। 8200 सीट्स थी, 8200 सीट थी। उसका एडमिशन टेस्ट हुआ। एडमिशन टेस्ट के बाद इन स्कूलों के अंदर एडमिशन हुआ। धीरे धीरे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हमारा मकसद है, पंजाब के अंदर लगभग 18,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पंजाब के सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चल रहा है। कहीं बाउंड्री वॉल्स बन रही हैं, कहीं डेस्क आ रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी का स्टाफ लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जो 75 साल की गंदगी है उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। अभी 2 साल के अंदर इतना इंप्रूवमेंट है, आने वाले 3 साल के अंदर और भी बहुत इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। कल हम लोगों ने 165 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। एक बारी में, वन गो, 165 मोहल्ला क्लिनिक। 75 साल में पंजाब में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना था। चलो मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो, मोहल्ला क्लिनिक इज लाइक अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी। जो हाल था पंजाब के अंदर, मैं और भगवंत मान जब घूमा करते थे चुनाव के दौरान, एक दिन एक डिस्पेंसरी में हमारा जा रहा था, एक दिन हम लोग जा रहे थे एक गांव में, हम पता चला यहां पे, हम उतर गए, वैसे ही उतर गए औचक नीरे। अंदर गए तो सारे कमरे बंद पड़े थे और कुत्ते घूम रहे थे कॉरिडोर के अंदर। ये हाल होता था प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और अब जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, एयर कंडीशन, साफ सुथरे, एकदम मॉड्यूलर फर्नीचर, शानदार एनवायरमेंट, कंप्यूटर लेके, टैबलेट लेके बैठी हैं वहां पे महिलाएं, रिसेप्शन पे डॉक्टर, वहां पे दवाइयां देने वाली। आपको किसी 5 स्टार अस्पताल से कम नहीं लगेगा हमारा मोहल्ला क्लिनिक। अब पंजाब के अंदर 829 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। पंजाब के कोने कोने में खोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। थोड़े से इलाके बच गए हैं, नहीं तो कोने कोने के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है। कोई भी पैसे वाला आदमी जिसके पास 4 पैसे भी हैं, अगर घर में कोई बीमार हो, कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहता है कि नहीं है? अपने आप को प्राइवेट में लेके जाएगा, चाहे छोटे प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन सरकारी में कोई नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता आप में से कितने, लुधियाना के अंदर भी अब कई खुल गए हैं मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, कई सारे खुल गए हैं लुधियाना में भी। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एक बार जाके देखना। आप गए हो? 90 90 नहीं होंगे, टोटल 829 पूरे पंजाब में है। लुधियाना में 90, मैडम बता रही हैं 90 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। अच्छा, अच्छा है कि नहीं है? इलाज अच्छा है कि नहीं है? आप में से कोई गया है मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए? कम लोग गए हैं। एक बार जाके देखना। सरकार की जो हमारी परिभाषा है ना, सरकार मतलब खराब, वो बदल जाएगी आप लोगों की। अब अलग किस्म की सरकार आई है इस देश के अंदर, पहले दिल्ली में, अब पंजाब में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए 2015 में, जब हमारी सरकार बनी। एक दिन ग्रेटर कैलाश की RWA ने मेरे को अपने एनुअल फंक्शन में इनवाइट किया। ग्रेटर कैलाश तो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, सबसे अमीर लोग दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। तो एनुअल प्रोग्राम में मेरे भाषण के पहले उनकी RWA ने मेरे सामने डिमांड्स रखी, हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम। उसमें उन्होंने डिमांड रखी, हमारा एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दो यहां पे। तो मैंने कहा, यार तुम तो इतने अमीर लोग हो, तुम तो बीमार हो जाओ तो मैक्स में जाते हो, अपोलो में जाते हो, फोर्टिस में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक की क्या जरूरत है? हमने उनके कहने पे एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उसके बाद उनकी डिमांड पे दूसरा बना, उसके बाद अब 3 मोहल्ला क्लिनिक ग्रेटर कैलाश में है। फिर एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा देखते हैं कि क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक का।
क्योंकि मैं अगर पहले से कह के जाता कि सीएम आ रहे हैं देखने, तो सब कुछ ठीक ठाक कर देते वो लोग। एक दिन मैं उस सड़क से गुजर रहा था, मैं उतरा वहीं पे और अंदर चला गया। आपको यकीन नहीं होगा, इतने अमीर अमीर घरों की महिलाएं वहां अपना इलाज कराने के लिए बैठी हुई थी। वो बोले यहां पे डॉक्टर इतना अच्छा बिहेव करते हैं, इतने अच्छे से हमारा इलाज करते हैं। बोला कि प्राइवेट के अंदर भी हमारा इतना अच्छा इलाज। प्राइवेट में जब आप जाते हो तो आपका ओवर इलाज होता है, आपसे ज्यादा पैसे लेने के लिए जरूरत नहीं होती तब भी कह देते हैं इसकी सर्जरी करा लो, जरूरत नहीं होती तब भी कहते हैं ये 4 टेस्ट करा लो। मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही इलाज करते हैं वो लोग। तो आपके लुधियाने के अंदर 90 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। इससे पहले 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला था, 2 साल में 90 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। अब आपके सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। जितने पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, लगभग 40 हॉस्पिटल्स की लिस्ट बनाई है हम लोगों ने, जिनको ठीक कर रहे हैं। उनको शानदार बनाएंगे। आप मैक्स, अपोलो, फोर्टिस सब भूल जाओगे। और उनके अंदर भी सारा इलाज मुफ्त कर रहे हैं। और आपके अपने एमपी संजीव अरोड़ा जी लगे हुए हैं इस काम पे। उन्हीं को जिम्मेदारी दी है भगवंत मान साहब ने कि आप लगो इसके ऊपर। ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप लोग व्यापारी होंगे, लेकिन आपको भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होती है, आपको भी इलाज कराना होता है। एक बार जाके देखो कि सरकार कितने तेजी से बदल रही है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक शानदार बनते जा रहे हैं। आप सब व्यापारी हैं। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस टाइम है जॉब्स देना। बच्चों को, हमारे युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। और सबसे बड़े स्तर के ऊपर रोजगार पैदा हो सकता है अगर हम छोटे और मझले व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें। बड़ी इंडस्ट्री को भी आना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री को हम बड़ी तेजी से ला रहे हैं। जैसा बताया गया कि ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मान साहब के आने के बाद पिछले 2 साल के अंदर कमिट हो चुका है और काम शुरू हो गया। केवल कमिटमेंट नहीं है, फर्जी एमओयू साइन हुए, काम शुरू हो गया। उनमें लगभग 3 लाख जॉब्स तैयार होंगे। लेकिन जिस स्केल के ऊपर छोटे और मझले व्यापारी जिस स्केल के ऊपर जॉब्स क्रिएट करते हैं वो अनइमेजिनेबल है। वही असली रीढ़ की हड्डी है जो हमें जॉब्स दे सकती है। तो हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करना हमारा सबसे प्राइमरी एम है। अभी तक व्यापारियों को हर सरकार चोर मानती थी, उसी दृष्टि से देखती थी। और चुनाव के टाइम में व्यापारी याद आते थे डोनेशन के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम आपके साथ यहां पे बैठे हैं, इस किस्म की मीटिंग 2 मुख्यमंत्री, एक दिल्ली से एक पंजाब से, आपकी समस्याएं सुनने के लिए बैठे हैं। अभी तक हमारे से पहले जितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने आपके साथ इस किस्म की मिलनी की कि आमने सामने बैठ के आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। किसी को परवाह नहीं थी। उनको तो यह था कि यार इस मार्केट से इतने पैसे इकट्ठे करके ले आओ, उस इंडस्ट्रियल एरिया से इतने पैसे, हमें आपसे आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका डोनेशन नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए जो हमेशा आप लोगों ने हमें दिया है। आप बढ़ेंगे, आप फलेंगे फूलेंगे तो आप हमें टैक्स भी देंगे और उस टैक्स से और हम तरक्की कर पाएंगे। अभी मीटिंग के पहले, मीटिंग शुरू होने के पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी 10 पॉइंट डिक्लेयर किए थे, जो कि मैं समझता हूं, मैं भी पहले इनकम टैक्स में काम करता था, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं, जो कि आसानी से अनाउंसमेंट्स होते नहीं है। व्यापारियों को, बेचारों को बहुत कई सालों तक एड़ी चोटी अपने जूते घिसने पड़ते हैं सरकारों के साथ। कभी इस मंत्री से मिलो, कभी मुख्यमंत्री से मिलो, कभी एक झटके के अंदर इतने सारे अनाउंसमेंट्स। वैट का ओटीएस एक्सटेंड कर दिया गया, फॉर्म CH&F की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया, बोगस बिलिंग चेक करने के लिए IIT हैदराबाद से एग्रीमेंट किया जा रहा है, मार्केट्स के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे आपकी सुविधा के लिए, पानी और सीवर की स्कीम के लिए OTS किया जा रहा है, बिल्डिंग प्लान्स का सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा,
ट्रेड लाइसेंस का वैलिडिटी पीरियड 1 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया गया, लेबरर्स की वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई किया, इतने सारे अनाउंसमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगी आज, अभी अभी कुछ लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जैसे प्लास्टिक वालों ने बताई 120 माइक्रोन तक का, तो जी दिल्ली में भी माफ है, यहां भी कर दो। अगर हमारी सरकार बेईमान होती, भाई साहब ये प्लास्टिक वालों को पहले बुलाते और उनको बुलाते, हाँ भाई सबसे इकट्ठे कर लो और इकट्ठे करके इतने पैसे फलाने को पहुंचा दो, करते कि नहीं करते? यही चलता था अभी तक। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट 2 मिनट के अंदर मान साहब ने और मैंने डिस्कस की, मान साहब ने, मैंने कहा हाँ करते थे तुरंत अनाउंस। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम पैसे कमाने नहीं आए, हम जो पैसे कमाते थे उनका धंधा बंद करने के लिए आए हैं, आपको सहूलियत देने के लिए आए हैं। इसलिए 2-2 मिनट के अंदर इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे थे। आप में से किसी ने बताया कि यहां आने के पहले ही कई सारी चीजें आपके मार्केट के अंदर बिजली की तारें इधर उधर होती थी। तो अगर इस तरह की मिलनियां होती रहें तो अफसरशाही भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है, उनको भी लगता है यार सीएम आ रहे हैं, उसके पहले सारा ठीक कर दो। तो ये जो आज मिलनी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि आज बस चुनाव के पहले में वोट चाहिए जैसे मान साहब ने बताया, और क्यों चाहिए उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन इस किस्म की मिलनी होती रहनी चाहिए ताकि समय समय पे आपकी समस्याएं हम तक, आज हम जितनी समस्याओं का समाधान बता के जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जिंदगी में और समस्याएं नहीं आएंगी, और भी समस्याएं आएंगी। हम आपके बीच में लगातार आते रहेंगे, बीच बीच में आप भी आते रहिए, हमारे पास चाय पीने के लिए आ जाया कीजिए, कभी कभी चाहे कोई काम नहीं हो वैसे ही आ जाया कीजिए मिलने के लिए। ये मिलना जुलना चलते रहना चाहिए। तो इतनी सारी समस्याएं आपकी इस मीटिंग के पहले ही सॉल्व हो गई। अब आते हैं कि पिछले कुछ 2 साल में आपने देखा होगा, मान साहब ने बिल्कुल सही बताया, आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, जितनी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली तो कहते हैं हाफ स्टेट है, चलो हाफ स्टेट है, वहां तो हमें कुछ नहीं करने देते, इनसे रोज लड़ के मेरा दिल जानता है इस पे एक पीएचडी होनी चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि मैं कैसे दिल्ली चला रहा हूं और कैसे दिल्ली में हमने इतने काम कर लिए। लेकिन जो फुल स्टेट है, पंजाब फुल स्टेट है, तमिलनाडु फुल स्टेट है, केरला फुल स्टेट है, तेलंगाना फुल स्टेट है, लेकिन वह बीजेपी की सरकार नहीं है तो कहते हैं काम नहीं करने देंगे। तो तेलंगाना वालों ने सारे एमपी डीएमके को दे दिए, बोले अब लड़ो इनके साथ जाके। केरला वालों ने अपने सारे एमपी अपने उनको यूडीएफ और एलडीएफ वालों को दे दिए। पंजाब वाले भी सारे एमपी मान साहब को दे दो, फिर देखो इनसे इनकी मजाल जो ये हमारे काम रोक लें। 8,000 करोड़ रुपए पंजाब का हक बनता है, जो 8,000 करोड़ रुपए सेंटर लेके बैठा है। आपके पैसे नहीं दे रहे, गुंडागर्दी है, पैसे नहीं दे रहे, बस नहीं दे रहे। रूरल डेवलपमेंट आरडीएफ का पैसा है और कई सारे हेड के अंदर है। 8,000 करोड़ रुपए आ जाएं, आप सोचो कितनी सड़कें, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बन जाएंगे, कितना काम हो जाएगा। क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है इनसे, बीजेपी वालों से भी, गवर्नर से भी और केंद्र सरकार से भी। आप ये 13 सीट दे दोगे, भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे। ये 13 के 13 दिल्ली बैठ के सारा दिन इनसे लड़ेंगे, इनकी जान खा जाएंगे, सारा पैसा लेके आएंगे, आपका एक एक पैसा। 26 जनवरी को पंजाब की झांकी नहीं लगने दी इन्होंने, 26 जनवरी की परेड में। क्यों भाई? पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब की झांकी क्यों नहीं लगने दी? पहले अफवाह फैला दी, भगवंत मान ने अपनी फोटो लगा रखी है, फिर भगवंत मान ने झांकी पब्लिक कर दी कि देख लो। उसमें किसकी फोटो थी? भगत सिंह की फोटो थी, करतार सिंह सराबा की फोटो थी, लाला लाजपत राय की फोटो थी। और केंद्र सरकार कहता है हमने पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दिया। अरे तुम होते कौन हो भगत सिंह की झांकी रिजेक्ट करने वाले? तुम्हारी औकात कैसे हो गई तुम्हारी भगत सिंह की झांकी रिजेक्ट करने की? ये तो पंजाब के साथ पंजाब का अपमान है, पंजाब की बेइज्जती है, पंजाबियत की बेइज्जती है, पंजाबियों की बेइज्जती है कि 26 जनवरी के अंदर आपकी झांकी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। आज अगर आपके 13 एमपी होते ढंग के, ये सारे एमपी जो आज पंजाब के, कहां हैं ये लोग? क्यों नहीं आपकी आवाज उठाते? संसद में क्यों नहीं आपकी आवाज बनते? नहीं बनते ये क्यों? आज आप दे दीजिए 13 के 13 एमपी, फिर मजाल केंद्र सरकार की अगली साल 26 जनवरी की झांकी सबसे आगे होगी पंजाब की। देख, तो आपसे आज वोट मांगने आए हैं। मैं मानता हूं पहले समस्याएं समाधान करना है, फिर वोट चाहिए, लेकिन वोट अपने लिए मांगने नहीं आए। मुझे अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिलानी,
मुझे अपने परिवार को, भगवंत मान को अपने परिवार को सेट नहीं करना, हम सारे सेट हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब को खुशहाल करने के लिए हमें आपका वोट चाहिए। हमें 13 की 13 सीट चाहिए। 13 सीट होगी, हमारी ताकत बनेगी। आज अगर आपने 92 सीट्स नहीं दी होती, हमारी सरकार गिर गई होती। रोज हमारे एमएलए से कांटेक्ट कर रहे हैं, कभी कहते हैं 25 करोड़ ले लो, कभी कहते हैं ये ले लो वो ले लो। टूट नहीं रही हमारी, ना दिल्ली की सरकार टूट। दिल्ली वालों ने भी बड़ी मेहरबानी की, हमारे को 62 सीट दे दी 70 में से। टूट नहीं रही हमारी सरकार। इसी तरह से 13 एमपी दे दो, फिर देखो जो चमत्कार होता है पंजाब के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं फिर से यही कहूंगा, यहां जितने लोग बैठे हैं, एक बारी स्कूल का चक्कर मार के आना और एक बारी मोहल्ला क्लिनिक का चक्कर मार के आना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने विचार साडे नाल